जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। सीडीएस टू 2025 का पेपर हो चुका है। सीडीएस टू 2025 के पेपर के बाद एक बार दोबारा से कह लीजिए स्टूडेंट्स का मैसेज आना शुरू हो जाता है, डिस्कशन शुरू हो जाती है कि जीएस को कैसे कैटर किया जाए, क्योंकि जीएस एक ऐसा अनसॉल्व पजल रहता है जो कि बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत मुश्किल रहता है, और जिसकी वजह से वो कम हमेशा एक कहते हैं ना कि डिलिमा वाली सिचुएशन में रहते हैं, और वो हमेशा सोचते रहते हैं कि मैं सीएपीएफ अटेम्प्ट करूं कि नहीं, सीडीएस के लिए है। फिर वो कहेंगे नहीं जी, मैं तो सीडीएस में ही जाना चाहता हूं। मन अंदर से कर रहा होता है कि सीएपीएफ की भी तैयारी करूं। मैं ये बहुत सारे बच्चों का एग्जांपल दे रहा हूं आपको। बहुत सारे बच्चे एक्चुअल में जब ये बताते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, मैं पेपर 2 नहीं कर पाऊंगा सीएपीएफ के लिए। सीडीएस का जीएस हमेशा से उनका मतलब फोकस एरिया नहीं रहता, वो बहुत ज्यादा इंग्लिश पे फोकस करते हैं। इंग्लिश अब टफ हो गया है, जीएस भी टफ है, तो जाएं कहाँ, कैसे प्रिपेयर करें। तो ये सारे क्वेश्चंस को आज के सेशन में मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा, सो दैट जीएस जब आप एक बार पढ़ लें, ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफेंस एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से देखूं, तो आपको एक बार जीएस अच्छे से पढ़ना, कैसे पढ़ना है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या क्या टूल्स हैं जो आप यूज कर सकते हो, जो कि आपकी प्रिपरेशन को इफेक्टिव बनाएगा। और एक बार आपने जब उसको कर लिया, मतलब एक अच्छे लेवल पे जब उसने आपने उसको कहते हैं ना अच्छे से पढ़ लिया, जो जो मेन सोर्सेज हैं, तो फिर क्या हो जाएगा कि आपको ना मतलब एक आइडिया रहेगा कि यार इस लेवल की प्रिपरेशन है, ये वाले क्वेश्चन मैं कवर कर लूंगा। अब एग्जांपल के लिए 120 क्वेश्चन थे सीडीएस जीके में या जीएस में। उसमें अब क्या होता है कि अगर आप पेपर को ध्यान से देखोगे, तो मैं हमेशा से बोलता हूं कि अगर 120 क्वेश्चन है ना, उसमें 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं सॉल्व करने हैं, जो आपको बिल्कुल जैसे कहते हैं ना बाउंसर हैं। तो बाउंसर को क्रिकेट की एनालॉजी में हम समझे तो हम उसको छोड़ देते हैं, उसको अननेसेसरी मतलब अगर लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा फ्लिक दे के चला जाएगा, वो नहीं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है, रिस्क नहीं लिया जाता। अब हमें देखना है कि देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो कि पूछ रहा है, इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। हमें यह भी समझना है कि पेपर में सिर्फ नॉलेज मैटर नहीं करती है। अगर 1.5 लाख अगर एक्चुअल जो एग्जाम दे रहा है सीडीएस का, फॉर्म जितने भी भरे 1.5 से 2 लाख तक बच्चा पेपर देता है, उसमें जो 7-8 हजार बच्चों का पेपर हो रहा है, मैं ये हमेशा कहता हूं कि शुरू के जो 25,000 बच्चे हैं ना, वो बहुत अच्छी तैयारी करके बैठा है। वो सब बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत मेहनत से, बहुत रेगुलरली अलग अलग चैनल्स पे ये वहां पे वो वीडियो देख, करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं। बट ओनली दो 7,000, 7,500 और 8,000 गॉट लाइक सिलेक्टेड फॉर द सीडीएस एसएसबी, मतलब वो उनका रिटर्न क्लियर होता है। तो आपको उसमें कैसे आना है, वो हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। कि आप हमेशा, अगर मान लीजिए अलग अलग चैनल कट ऑफ, कोई 85 बोल रहा है, कोई 90 बोल रहा है, कोई 95 बोल रहा है, तो यू शुड बी लाइक मेरे तो 105 बन रहे हैं जी, ठीक है। वो वाला लेवल तब आएगा जब आप जीएस में 40, 45 प्लस, 50 प्लस कवर कर रहे होंगे, ठीक है। तो उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मैं उस चीज को आंसर करने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। ओके, सबसे पहले तो ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एक चीज ध्यान रख लो कि अपनी प्रिपरेशन इस चार्ट के अकॉर्डिंग नहीं करनी है। जी हां, मैं कह रहा हूं नहीं करनी है, क्योंकि ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी करते हैं हर साल, ठीक है। हाँ, मोटा मोटा एक पैटर्न आपको समझना है कि अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, इसके 30 क्वेश्चन लगभग किसी साल 28 हो जाएंगे, 31 हो जाएंगे, पर एवरेज ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि मतलब बड़ा स्टैंडर्ड सा पैटर्न हो गया कि 10 10 10 क्वेश्चन के 30 क्वेश्चन आपके, 28 से 30 32 क्वेश्चन जो है आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और तीनों में लगभग सेम वेटेज रहती है, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट जो एक नया पार्ट ऐड हो गया है वो है आपके 5 क्वेश्चन कंप्यूटर्स के। ये एक स्टैंडर्ड सेट हो गया है अब। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब अपने जीएस की लिस्ट में जब हम कहते हैं कि जी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करंट अफेयर्स, ये चीजें पढ़नी है, खासकर इफ आई टॉक अबाउट द सीडीएस एग्जाम। सो यू हैव टू कवर द कंप्यूटर अवेयरनेस नाउ।
5 क्वेश्चन हैं, 5 में से 4 क्वेश्चन डुएबल होते हैं। मतलब अब फायरवॉल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, आसान था जी, ठीक है। अगर आपको मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज ये पता था तो वो क्वेश्चन भी डुएबल था। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा आसान था, मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं, बट डुएबल। तो यहां पर जो है हम, मतलब हमें ये समझना है। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो कह सकते हैं कि आपका ये जो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट हैं, इनमें बहुत वेरिएशन आपको देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे कि इस साल मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन काफी पूछ लिए। कई समय से मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन अब प्रैक्टिकली नहीं पूछे जा रहे थे, या फिर ऐसा था कि एंशियंट मेडिएवल मॉडर्न के लगभग सेम वेटेज थी। बट इस साल, इसीलिए कुछ बच्चों का कहना है कि पेपर थोड़ा सा इजी था, ठीक है, थोड़ा सा मतलब ऑन अ कंफर्टेबल लेवल था। और इकोनॉमिक्स के 8 से 10 क्वेश्चन और डुएबल थे। 3-4 क्वेश्चन तो, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन तो सीधा सीधा बजट से थे। तो कई बार हम डिस्कस करते हैं कि यार बजट को अच्छे से पढ़ लो, पर बजट को अच्छे से पढ़ने के लिए इकोनॉमी पढ़ा होना चाहिए, तभी वो बजट अच्छे से समझ आएगा, अच्छे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे पेपर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डुएबल है। पॉलिटी, पॉलिटी भी मतलब कुछ क्वेश्चन आसान थे, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, ठीक है जी। और ज्योग्राफी के क्वेश्चन मैं कहूंगा कि टेक्निकल थे, कंसेप्चुअल थे, टफ क्वेश्चन थे, मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन थे, ठीक है। डिस्पाइट के ज्योग्राफी जो है, कह लीजिए मेरा बड़ा कोर सब्जेक्ट रहा है, एक ऑप्शनल रहा है सिविल सर्विसेज में, तो ज्योग्राफी पबैट। तो ज्योग्राफी अगर आप देखोगे तो ज्योग्राफी में आपको क्वेश्चन जो थे वो अच्छे लेवल के थे। जैसे वर्ल्ड क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है, वो आपका बहुत अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, ठीक है, तब जाके आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हो। और उस पर काफी क्वेश्चन थे, 2 या 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी पे क्वेश्चन थे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। इट इज नॉट के मतलब आप सुपरफिशियली पढ़ के गए और आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले ना हमें यह समझना है कि यार देखो, एक मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम वाला क्वेश्चन, शामल वाला जो क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन सीधा सीधा एनसीईआरटी, मतलब मैं बता रहा हूं आपको, विजयनगर एम्पायर वाला क्वेश्चन ऐसे उठा के स्टेटमेंट उठाई हुई है, मतलब वर्ड भी चेंज नहीं है, आप यू कैन चेक इट आउट। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम वाला, वो उसमें जो 3 या 4 स्टेटमेंट दी थी, वो ऐसा नहीं है एक जगह ही दी है, एक स्टेटमेंट एक पेज से ली हुई है, फिर अगले पेज में आप देखोगे एक स्टेटमेंट और बिल्कुल सेम स्टेटमेंट उठाई हुई है, विदाउट इवन चेंजिंग द वर्ड्स। सो एनसीईआरटीज को पढ़ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, आपको एक चीज समझनी है कि हिस्ट्री एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। सिमिलरली अगर आप यहां पे स्टैटिक जीके देखोगे, स्टैटिक जीके में ना, ये सीएपीएफ में भी देखने को मिला, सीडीएस में भी देखने को मिला कि ना, स्टैटिक जीके ऑर्गेनाइजेशनल और ऑर्गेनाइजेशन जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, उसके बारे में मतलब उससे रिलेटेड जो एनडीएमए एक्ट है, यूरोपियन यूनियन, एपेक, ठीक है, आशियान, वो उनके ईयर्स कौन कौन से हैं, शिमला एग्रीमेंट, ये वो। अब ये सारी चीजें ना, मतलब देखो, हो सकता है कि आपको लगे ये फैक्ट है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन 1993 में फैक्ट है, ठीक है, बिल्कुल फैक्ट है। हमारा देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को, अब ये भी फैक्ट है। बट इस फैक्ट को रिकॉल करने में आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स भी नहीं लगे होंगे, ठीक है, क्योंकि आप उसको ना, दैट्स लाइक अ लिव्ड रियलिटी फॉर यू। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन यू रीड अ स्टोरी, या आप ऐसे कह लो कि आपने उसके बारे में बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं, बहुत सारा कुछ सुना है, बहुत जगह से, मतलब मल्टीपल सोर्सेज से आपने उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर की है, तो वो दैट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ यू। भारत के प्रधानमंत्री कौन है, उसके लिए भी आपको शायद फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स ना लगाओ, क्योंकि दैट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ यू। यू हैव लर्न, लाइक लिसन टू सो मेनी स्टोरीज दैट दैट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ यू। सिमिलरली आपको ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी, इनमें हो सकता है कि बहुत लोगों को बहुत टफ लगा हो, बट आई वुड लाइक टू से वन थिंग, कि ये वाली चीज ना, अगर आपने, अब देखो 9th to 12th की जो पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटीज हैं, आप उनको पढ़ो। उसमें जैसे एक आपका बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, कंटेम्प्रेरी इंडियन पॉलिटिक्स, ये 2 किताबें हैं, 11th और 12th में है, चेक कर लेना, ईयर्स चेक कर लेना, बस मेन मुद्दा समझो। अब कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स अगर आपने पढ़ी है, आपको ये जितनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये क्यों बनी, कैसे बनी, इनके पीछे कारण क्या था, इसके पीछे सोच क्या थी, आइडिया क्या था, फंडा क्या था, वो समझ आएगा।
जब आपको वो समझ आ गया ना, तो वो ल्यूसेंट वाली जो मतलब लाइक जो भाषा है, वो जो कह लो कि जो चीजों को याद करना है कि हाँ भाई आप रट्टा मार रहे हो, वो रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज द थिंग। ठीक है, आपको वहां पर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ आप बैठ के रट रहे हो कि अच्छा यार ये तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं। जितना समय आप उसको रटने में लगा रहे हो ना, एक बार वो बुक पढ़ लोगे, एक या दो बार या तीन बार वो बुक पढ़ लोगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, या फिर जैसे हमने एनसीईआरटी पे चैप्टर वाइज क्विज बनाए, वो ना इंफॉर्मेशन परमानेंटली कंसोलिडेट हो जाएगी। जब आपको कोई चीज की कहानी समझ आ गई ना, फिर आपके लिए वो फैक्ट नहीं रहेगा। मैं बार बार इस चीज पे फोकस करता हूं, क्योंकि जनरली मेरा जो एक्सपीरियंस है इस टीचिंग फील्ड में, मैंने ये चीज देखी है कि मैं बहुत ज्यादा कंसेप्ट पे फोकस करता हूं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि भाई चीजों को समझ लो, फिर आपका पेपर में कैसे मर्जी आए क्वेश्चन। अब बहुत लोग बहुत ज्यादा ये भी कहते हैं रटने, रटो 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 रट लो, बस याद कर लो। ठीक है, मतलब आई आई डोंट क्रिटिसाइज, क्योंकि ये स्टूडेंट्स से भी मुझे फीडबैक सुनने को मिलता है, बट दैट इज नॉट अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। जहां पेपर थोड़ा सा इधर उधर गया ना, वहां फंस जाओगे फिर वहां पे मतलब कहते हैं ना बगले झांकना, इधर उधर देख रहे हो यार ये क्या हो गया पेपर में, ये तो हवाइयां ही उड़ गई। ठीक है, फिर वो वाला बच्चा, सीडीएस वाला बच्चा सीएपीएफ अटेम्प्ट नहीं कर पाता। मैं आपको बता रहा हूं बहुत सारे बच्चे हैं, लाइक वन ऑफ द स्टूडेंट, उसका सीडीएस मतलब लाइक रिटर्न हो रहा था, एसएसबी नहीं हो रहा था, कई बार एसएसबी दे लिया, बट ही वाज गुड इन जीएस। उसने जीएस पे अपने मेहनत करी थी, गॉट इट टू सीएपीएफ। उस सीएपीएफ में भी उसका रिटर्न जस्ट क्लियर था। इंटरव्यू में क्योंकि एसएसबी इतने दे रखे थे, बोलने की अच्छी पर्सनालिटी, बोलने का, ही गॉट वेरी गुड मार्क्स, 125 आउट ऑफ 150, गॉट इनटू सीएपीएफ। मैं ऐसे तीन चार एग्जांपल बता सकता हूं जिनका एसएसबी मल्टीपल टाइम्स नहीं हो रहा था, 8-10 बार, क्योंकि उनका फंडामेंटल्स क्लियर थे, बेसिक्स पे मेहनत की हुई थी, सीएपीएफ हो गया। आप ग्रुप पे गेस्टेड ऑफिसर तो बने ना, आप लाइक यू आर नॉट लाइक कि भाई अब क्या करूं। तो अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं जब आप 19 साल के, 20 साल के, 21 साल के हैं, तो भाई जो मैं बता रहा हूं वो चीज प्लीज फॉलो करो, क्योंकि आप जो टाइम लगा रहे हो, अल्टीमेट मोटिव कहीं ना कहीं हमारे मन में ये होता है यार कहीं आ जाऊं मैं, मतलब है ना, लिस्ट में नाम आ जाता है तो वो कहते हैं ना, वो तसल्ली हो जाती है फिर एक बार। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अच्छा, अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की कहानी सुन लो। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में मैं हमेशा बोलता हूँ 9-10 साइंस बच्चे, मतलब 11-12 के क्वेश्चंस भी हैं, बिल्कुल ठीक है, पढ़ना भी चाहिए, हम भी डिस्कस करेंगे, हम भी उन टॉपिक्स को ऐड करेंगे अपने बैचेस में। बट स्टिल आई वांट टू से, अगर आपने 9th और 10th की साइंस पढ़ी है अच्छे से, तो इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे। मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से घुमा फिरा के पूछे गए थे। ठीक है, 9th और 10th की साइंस से कंप्लीट हो रहे थे वो क्वेश्चंस। ठीक है, आपको उसके बियॉन्ड, अब आपका ऑब्जेक्ट जो कन्वर्जिंग लेंस जो आपका उसमें पूछा गया था ना कि ऑब्जेक्टिव उसमें और आईपीस में, मतलब जो लेंस है वो कौन सा है। ठीक है, मैं नॉट एबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट क्वेश्चन, बट जिसमें दोनों का आंसर वो मतलब दोनों कन्वर्जिंग लेंस थे। सो ये सीधा सीधा आपके एनसीईआरटीज में से है। ठीक है, आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कितना इजी क्वेश्चन है, 7 से नीचे पीएच किसका होता है, मतलब अब इससे आसान क्वेश्चन क्या पूछेगा। ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी ओ, मतलब अब ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन थे जो बहुत डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन केमिकल, तो वो आपका सीधा सीधा 9th-10th एनसीईआरटी में से कवर होता है आपका। ठीक है, स्मेल किसकी, वो रॉटन एग जैसी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपका उससे कवर हो रहे थे। एक वो ग्रुप वाला जो क्वेश्चन था, COOH वाला, OH ग्रुप कौन सा है। ठीक है जी, एल्कोहल ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप होता है, कार्बोक्सी, सीधा सीधा क्वेश्चन है आपके। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि आपके, देखो होता क्या है ना कि हम ना बहुत ज्यादा ना जल्दी शिफ्ट करते हैं। पहले आपको यह समझना है कि 120 क्वेश्चन है ना, उसमें से 60, 70, 80 क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और बड़े फिक्स्ड एरिया से हैं। पहले मैं उसको कंसोलिडेट करूं, वाई आई ट्राई टू जंप कि ये दो क्वेश्चन वहां से आ गए, वो दो क्वेश्चन वहां से आ गए। ठीक है ना, सो आई हैव टू सी के जो बेसिक्स हैं क्या मैं उनमें अच्छा हूं या नहीं। ठीक है, तो यहां पर
आपकी 9th-10th साइंस उसके चैप्टर वाइज आपने पढ़े होने चाहिए, उसके क्वेश्चंस किए होने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक क्वेश्चंस या एनसीईआरटी वजह से हमने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बनाए हैं, उसको कंसोलिडेट कर लो, अच्छे से पढ़ लो, उसके सीएपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, ठीक है, साइंस के सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, एनसीईआरटी क्विज से। जब आप इतने क्वेश्चन कर लोगे, वो आपके हाथ में है वो चीज। आपको यह समझना है कि पेपर में अगर मैं 120 में से 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन भी बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर कर रहा हूं ना, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ना अप होगा। 40 क्वेश्चन मतलब आप मान के चलो 30 प्लस नंबर हो गए आपके। 30 प्लस नंबर तो बच्चों के पूरी साल की तैयारी के बाद बहुत सारे बच्चों के नहीं आ रहे जीएस में। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप उस उतना पार्ट भी अच्छे से कर लोगे तो यू विल बी एबल टू स्कोर वेल। बच्चे कह रहे थे कि सर 80 क्वेश्चन ही करके आया मैं कह रहा था कि 80 क्वेश्चन भी अगर आपने अच्छी एक्यूरेसी के साथ किए हैं, 80% एक्यूरेसी के साथ किए हैं तो बहुत अच्छे नंबर हैं। तो 70% एक्यूरेसी के साथ किए हैं तो भी बहुत अच्छा वो है, मतलब आई वुड से कि बहुत अच्छा स्कोर है वो, है ना। तो 80 क्वेश्चंस के 120 में से 80 क्वेश्चन की ऐसा नहीं है, 80 क्वेश्चन विद गुड एक्यूरेसी अगर आप करके आ रहे हैं, इवन दैट इज गुड। तो पॉइंट को आप समझने की जो है यहां पर कोशिश करें कि एनसीईआरटीज में से अब ये वाला जो पार्ट है 9th से लेकर जो 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की बुक हैं, पॉलिटी की जो बुक्स हैं, उसमें जो कंटेम्प्रेरी जियो पॉलिटिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, कंटेम्प्रेरी इंडियन पॉलिटिक्स, इतनी मजेदार, इतनी मतलब इंटरेस्टिंग तरीके से एनसीईआरटीज लिखी हैं। और अच्छी बात है, आप पुरानी एनसीईआरटीज पढ़ो, वो पढ़ने का मन नहीं करता था। इंफॉर्मेशन, कोई इमेज नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट। आजकल तो इतने मतलब इंटरेस्टिंग तरीके से लिखी गई हैं कि पढ़ने का मन भी करता है। ठीक है, तो ये इसके लिए आप पहले 9th और 10th एनसीईआरटी कंसोलिडेट करो, ठीक है। एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न के लिए 6 to 12th की एनसीईआरटी, उसमें 11th की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, 11th की नहीं पढ़नी है एनसीईआरटी। मैं बार बार एनसीईआरटी पे फोकस करता हूं, ट्रस्ट मी। मैं जब ये आंसर की बना रहा था, सो आई रिक्वेस्टेड, मैंने टेलीग्राम पे मैसेज भी डाला था कि वॉलंटियर्स जो आना चाहते हैं तो वो आंसर की बनाए, आंसर के लिए, क्योंकि लाइक वी आर लिमिटेड इन रिसोर्सेज, तो वी नीड हेल्प। तो एक स्ट्रक्चर बन जाए सो दैट आई कैन रिव्यू द क्वेश्चन इजीली और फिर आंसर की हो जाए। तो वन ऑफ द स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि सर आई वाज लाइक आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, बिट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है, सॉरी टू से दिस, बट पहला क्वेश्चन गलत, तीसरा क्वेश्चन गलत, नॉट नॉट रेडी टू एग्री कि नहीं नहीं ये स्टेटमेंट सही है। आई वॉज गिविंग द स्क्रीन शॉट ऑफ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का फोटो खींच के मैंने खुद वो, क्योंकि मैंने वो स्टेटमेंट पढ़ा हुआ था, चैप्टर पढ़ा हुआ था, तो अंडरलाइन किया हुआ था, वो फोटो खींच के भेजा कि पढ़ो। प्रॉब्लम यही है कि मैं तो तैयारी कर रहा हूं, मेरे को तो सब आता है। तो ट्राई टू रीड बेसिक बुक्स, ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिन्होंने कोई कोचिंग नहीं ली है, जो नहीं कोचिंग लेना चाहते, क्योंकि ऐसा भी होता है। अब मैं वीडियो बना रहा हूं तो बहुत लोगों को लग रहा होगा कि यार अच्छा सर बोलेंगे कोर्स ये वो, नहीं, मैं बहुत जेन्युइनली ये बताना चाह रहा हूं कि आप कहीं से भी कोचिंग ले रहे हैं और नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है इकोनॉमिक्स के लिए, देखो इकोनॉमिक्स के लिए 11th और 12th की इकोनॉमिक्स के सर्टन चैप्टर, सारे चैप्टर नहीं, और पर अगर आप पढ़ लोगे सारे चैप्टर ना एक बार तो आसान हो जाएगा। अच्छा हाँ, इन इन सारी चीज में एक और बुक है संजीव वर्मा सर की बुक, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एपी अहीर जरूर पढ़ लो यार, ठीक है। वो जो स्पेक्ट्रम वाली बुक है, एपी अहीर की स्पेक्ट्रम वाली बुक है, अच्छी बुक है। एंशिएंट और मेडिएवल 6th क्लास और 7th क्लास की एनसीईआरटी, 6th क्लास की सिक्स क्लास की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी मतलब हिस्ट्री की बुक है, एनसीईआरटी है, वो आपकी है एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड। 7th क्लास की मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड है। 12th क्लास की थीम 1 एंशिएंट हिस्ट्री, थीम 2 मेडिवल हिस्ट्री। ये चार, दो तो 6th 7th की पतली पतली सी बुक्स हैं वो, और दो मैं 12th क्लास की बता रहा हूं। ये तो मतलब मैंडेटरली पढ़नी ही पढ़नी है। एक और चीज, जैसे आप स्टैटिक जीके का पार्ट बता रहा हूं मैं, ठीक है, इन सारी चीजों में ना एआई टूल्स को जरूर यूज करो आज के टाइम पे, ठीक है। इट इज वेरी इजी नाउ टू यूज एआई टूल्स नाउ। कहते ना समय के साथ साथ, आज से 20 साल पहले इंटरनेट नहीं था, आज से
2003 या 4 का यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का मेंस का पेपर आप उठा के देखोगे तो उसमें क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ इंटरनेट क्या है। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी पूछे हैं, क्योंकि मतलब 90s में अर्ली 2000s में ये चीजें आ रही थी। ठीक है, आ गई थी बट फिर भी मतलब वो पूछी जा रही थी। तो आज एआई है तो एआई को यूज करो उसमें। जैसे कि आप स्टैटिक जीके पढ़ रहे हो, मान लो आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हो, तो आपको लगा कि यार मुझे और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए, बट आपको ये नहीं पता यार मैं 4-10 वेबसाइट खोलूं या करूं। बट हाँ, एक चीज ध्यान रखना, जो एआई टूल्स हैं, चैट जीपीटी, जेमिनी जो भी हैं, उनमें आपको हिस्ट्री की, इंडियन हिस्ट्री की बहुत सारी इंफॉर्मेशन गलत मिलती है। सो यू शुड बी वेरी थॉरो कि आप वो इंफॉर्मेशन गलत ना लेके जाओ। सो आपने क्या करना है कि मान लो जैसे स्टैटिक जी के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ना है, आईएमएफ के बारे में पढ़ना है, तो उसको लिखो कि वर्ल्ड बैंक के कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं और मेरे को एक सिंपल नोट्स बना के दे दे यूपीएससी के लिए। ठीक है, तो वो दे देगा, कुछ लाइंस दे देगा। तो आप जो बुक से पढ़ रहे हो एक बार उसको भी कॉम्प्लीमेंट कर लो, मतलब उसमें से भी कुछ चीजों को पढ़ लो। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा ये है, अच्छा 5 पार्ट्स हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के, कौन कौन से हैं, एक आईबीआरडी है, एक आईडीए है ना। इस तरीके से जो जो मीगा है, आईएफसी है, तो एक डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए है। तो ये 5 बॉडीज हैं, अच्छा 5 बॉडीज एक ग्रुप बनाती हैं, इसका ये काम है, आईएफसी का ये है, आईडीए का ये है, आईबीआरडी का ये है। तो एक एक लाइन में ब्रीफली आपने उसको पढ़ लिया। सो ट्राई टू इंटीग्रेट दैट नॉलेज ऑल्सो। बट इन सारी चीजों में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मेरे को लिखते हैं कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे तो हमें समझ आया कि एलिमिनेट कैसे करना है ऑप्शंस को, ठीक है, कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उन वीडियोस को वो लाइफ टाइम के लिए यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उनको देखो अच्छे से। ये मत सोचो मैं बाद में देख लूंगा, नहीं, उनको अभी देखो। ठीक है, बीच बीच में उनको देखते रहो ताकि वो कहना ट्रैक्शन, मतलब आपका जो आपकी डायरेक्शन है वो सही ट्रैक में रहे, और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो। अब ये जो प्लेटफॉर्म हमने जैसे एनसीईआरटी क्विज बनाया, इट इज, आप देखो, मेरे को इतने लोगों ने बोला कि सर आपने इतना सस्ता कैसे ये प्लेटफॉर्म बना दिया। मोटो बहुत क्लियर है भाई। मैं हमेशा से पहले दिन से व्हेन आई स्टार्टेड विद दिस चैनल ऑलवेज सेड कि रीचिंग टू द फार फ्लंग एरियाज ऑफ दिस कंट्री, मतलब वो एक एक मिशन होता है ना, वो बहुत ही क्लियर है। ठीक है, रीचिंग टू द फार फ्लंग एरियाज ऑफ दिस कंट्री। ठीक है, डीप तक पहुंचना वो तभी है जब आप बहुत अफोर्डेबल, बहुत क्वालिटी एजुकेशन लेके जा पाओगे। दैट इज द मोटो। तो वो चीज जो है, उस चीज को की इंपॉर्टेंस को समझो। ये सारी चीजें तभी होंगी जब आप एक बार बेसिक्स करोगे। अब अच्छा, कौन कौन सी एनसीईआरटीज पढ़नी है इसको लेकर मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं, कहोगे तो मैं बना दूंगा, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखना। अब ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है, मैं अभी इस पे विराम देता हूं। आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा कौन कौन से क्वेश्चन किस किस में से आए हैं। इसमें से जैसे इकोनॉमिक्स में बजट के क्वेश्चन थे, पॉलिटी में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्वेश्चन गलत करके आ रहे हैं बच्चे। अगर आपको ये बेसिक्स नहीं क्लियर हो रहे, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता क्या है, फिर देन इट इज वेरी टफ। मतलब फिर आप पार्लियामेंट जितना मर्जी पढ़ते रहो, सुप्रीम कोर्ट में जितना मर्जी पढ़ते रहो, बट दैट इज द बेसिक फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, यू शुड नो द कंसेप्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। चलिए, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।